नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। फिफ्थ क्लास नंबर 5 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। आज जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि एंड से जुड़ा हुआ दो या दो से ज़्यादा शब्द हो, सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाए तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं जहाँ पे वो प्लूरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसमें आज फोर्थ और आखिरी कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, किससे रिलेटेड है? तो अगर आपने कभी देखा पढ़ा होगा इंग्लिश, तो उसमें ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टीडी, हॉर्स एंड कार्ट, ये सारे कुछ आप सुने होंगे, ये सबसे परिचित होंगे। और थोड़ा और डिटेल में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कभी हॉर्स एंड कार्ट इज भी लिखता है, कभी कभी हॉर्स एंड कार्ट आर भी लिखता है, कभी राइस एंड करी हैज होता है, कभी राइस एंड करी हैव हो जाता है, कभी आपको स्लो एंड स्टीडी आर हो जाएगा, कभी आपके लिए स्लो एंड स्टीडी इज सही होगा। तो ये प्लूरल और सिंगुलर का जो भेदभाव होता है, स्लो एंड स्टीडी जैसे शब्दों में, हॉर्स एंड कार्ट जैसे कॉम्बिनेशन में, राइस एंड करी जैसा कॉम्बिनेशन में, ब्रेड एंड बटर जैसा कॉम्बिनेशन में, क्या आपको ये लगता है कि हमेशा यही होता है? हमेशा ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी ही होता है कि कुछ और भी लिख सकते हैं? और अगर लिख सकते हैं तो क्या, कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, हम कैसे समझेंगे? सेंटेंस में किस प्रकार से हम ये समझेंगे कि राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कार्ट, स्लो एंड स्टीडी, ये सब जो लिखा हुआ है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी है ना, पावर एंड प्रेजेंस, ये कब किस सिचुएशन में आएगा? किन किन को एक मानना है, किन किन को एक मानना ही नहीं है, ये कैसे समझ में आएगा? ये हम लोग यहाँ समझते हैं। ये पहला स्लाइड है, इसके बाद का स्लाइड, इसके बाद का स्लाइड, मतलब आज पूरा ये स्लाइड मैं बताऊंगा, इसके साथ में अगली स्लाइड में लाऊंगा जिसमें कम से कम 5-6 एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगा। एक पूरा स्लाइड वो होगा। उसके बाद एंड से रिलेटेड जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उस पर हम लोग 10-12 सवाल बनाएंगे। अगला स्लाइड वो रहेगा, तब जाके ये वीडियो पूरा होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उनका हम लोग अभी ऑनलाइन में लाइव में हम लोग बनाएंगे पहले क्वेश्चन, उसके बाद अगले रूल पे बढ़ेंगे आराम आराम से। चूंकि बेसिक से है, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि जो जीरो पे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिनका इंग्लिश बिल्कुल ही निम्न स्तरीय, बहुत निचले स्तर पे है, उनको खास करके मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। तो हड़बड़ी मत रहिए आप भी, क्योंकि आपके लिए ही मैं आराम आराम से लेके वीडियोज को चलता हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या चौथा कॉम्बिनेशन क्या है। कहता है कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन लिखने का मतलब क्या हुआ? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा शब्दों को अगर एंड का यूज करके जोड़ा जाए और सब्जेक्ट के तौर पे लिखा जाए तब क्या होता है? तब रूल कहता है कि वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है और इसलिए उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगना चाहिए, ऐसा रूल कहता है। लेकिन फिर रूल में एक्सेप्शंस लगे हुए हैं कि ठीक है, जनरल रूल तो है कि राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, पटना एंड दिल्ली कर दिए तो प्लूरल हो जाएगा, या दो से ज्यादा भी रहेगा, एंड से जुड़ा हुआ है तो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। कब कब गड़बड़ी हो सकती है? गड़बड़ी मतलब क्या हुआ कि एंड से जुड़ा हुआ भी रहेगा, दो या दो से ज्यादा अलग अलग शब्द भी रहेगा, सब्जेक्ट के जगह पर भी रहेगा, लेकिन फिर भी प्लूरल होगा, ये जरूरी नहीं है। पिछले वीडियोज में हमने सारे 3 कंडीशंस देखे कि आर्टिकल द का यूज क्या होता है, ए एन का यूज क्या होता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव के यूज में क्या कंडीशन होता है। अभी हम लोग देखेंगे जो बिल्कुल अलग अलग शब्द ही होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रेड एंड बटर, ये 2 शब्द हैं। तो इनके बारे में क्या कहता है कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनका अर्थ सिंगुलर होगा कि प्लूरल हुआ, इस बात पर निर्भर करता है कि सेंटेंस में उसका प्रयोग सिंगुलर के अर्थ में हुआ है कि प्लूरल के अर्थ में। ठीक है ना, यहाँ पे जो थोड़ा साइनिंग हो रहा होगा ये हुआ लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। अब क्या है, हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? ब्रेड एंड बटर लिखा हुआ है। अब ब्रेड एंड बटर के साथ 2 एग्जाम्पल्स हमने आपके लिए यहां पे रखे हैं। पहला लिखा है ब्रेड एंड बटर इज, और दूसरा लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर आर। अब आप बताइए कि ब्रेड एंड बटर के साथ इज भी है और आर भी है, ब्रेड एंड बटर के साथ, और दोनों सही होगा, संभव कैसे?
ये भी सही है, मैं आपको बता दूं, और ये भी सही है। तो क्यों सही है? कब इज होगा, कब आर होगा, कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा? तो ऐसे जो कॉम्बिनेशंस होंगे, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो गया, हॉर्स एंड कार्ट हो गया, राइस एंड करी हो गया, स्लो एंड स्टीडी हो गया, इन कॉम्बिनेशंस को कब हम सिंगुलर मानेंगे, कब प्लूरल मानेंगे, इनके साथ कब सिंगुलर वर्ब लगेगा, कब प्लूरल वर्ब लगेगा, ये कैसे समझेंगे? तो यूं समझिए इसको कि जब दो या दो से ज्यादा जो भी शब्द लिखा हुआ रहेगा, उन दोनों को, तीनों को, चारों को, जितना भी है शब्द है, सबको जोड़ के और उसको किसी और रूप में दिखा रहा हो। और रूप में मतलब क्या हुआ? जैसे यहां कह रहा है ब्रेड एंड बटर इज नॉट गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर कोई बहुत बढ़िया नहीं, एकदम पूरा मन में लोग का भरा हुआ है, और शुरुआत से एग्जाम्पल लोग पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं, ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट। कुछ नहीं होता ये, मतलब हम खाली एग्जाम्पल के लिए नहीं, अपनी बात भी बता रहे हैं कि मुझे जहां तक जानकारी है, ब्रेड और बटर कभी नाश्ता उस्ता में नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छा, बहुत लाभदायक न होता है। बाकी विशेष जानकारी तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे। तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पे लिखा हुआ दिख भले रहा है कि यहाँ भी ब्रेड एंड बटर है, यहाँ भी ब्रेड एंड बटर है, लेकिन पहला सेंटेंस जो है उसमें ब्रेड एंड बटर को हम कुछ और शब्द यूज किए हैं इसके लिए, क्या? ब्रेकफास्ट। लेकिन दूसरे में ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल हेयर, यहाँ पे ब्रेड को बटर, ब्रेड को ब्रेड और बटर को बटर समझ रहे हैं। इसको, इन दोनों को मिला करके इसके लिए कोई तीसरा चीज हम लोग प्रयोग में दिखा नहीं रहे हैं कि देखिए ब्रेड और बटर को हमने नाश्ता बोल दिया, नहीं। जैसा लिखा हुआ रहेगा, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिनर, कि मैं रात में अक्सर राइस और करी खाना पसंद करता हूं। या आप राइस एंड करी तो लिखने के लिए लिख दिया जाता है, आम बोलचाल में आपको समझाने के लिए आप कहो कि रात का जो मेरा फेवरेट भोजन है, जिसको डिनर बोलते हैं, वो है दाल चावल चोखा अचार पापड़ घी। आप इतना मटेरियल का नाम ले लीजिए कि दाल चावल चोखा अचार पापड़ घी, सब का नाम ले लीजिए। लेकिन सबके बाद आपने क्या कहा कि ये सब जो हैं वो मेरे फेवरेट डिनर हैं। मतलब क्या है कि डिनर के रूप में, डिनर शब्द से आप इस कॉम्बिनेशन को दिखाना चाह रहे हो कि मैं जो कर रहा हूं दाल चावल चोखा पापड़ अचार घी, ये क्या है? डिनर है। ये 5 शब्द हैं, पांचों को एंड से जोड़ के आपने लिखा, लेकिन लास्ट में इसके लिए क्या कहा आपने कि ये मेरे फेवरेट डिनर हैं। वो क्या है? वो 5 शब्द नहीं है, वो डिनर है। ये 2 अलग अलग शब्द ब्रेड और बटर नहीं, ये क्या है? ब्रेकफास्ट है। लेकिन अगर कहे कि दाल चावल चोखा पापड़ अचार ये तैयार हो गया है, अगर कहा जाए कि दाल चावल चोखा पापड़ अचार ये तैयार हो गया है, तब क्या करेंगे? तब उसके लिए क्या होगा? तैयार कितने चीज हुए? दाल चावल चोखा पापड़ अचार, 5 प्रोडक्ट तैयार हुआ ना, तब कहेंगे आर रेडी। क्योंकि यहां पे हम दाल चावल चोखा पापड़ अचार को कोई लंच डिनर ब्रेकफास्ट फूड नहीं बोल रहे हैं, जो नाम है उसके बारे में ही बता रहे हैं कि उसके साथ क्या स्थिति है। लेकिन यहां पे जो नाम है ब्रेड एंड बटर, उसको हम एक और नाम से पुकार रहे हैं, क्या? ब्रेकफास्ट। यहां ब्रेड एंड बटर को किसी और दूसरा नाम से नहीं पुकार रहे हैं। तो अगर ब्रेड एंड बटर को ब्रेकफास्ट बोलिएगा, फूड बोलिएगा, लंच बोलिएगा, डिनर बोलिएगा, तो फिर अब ब्रेड एंड बटर नहीं रहा, वो फूड लंच ब्रेकफास्ट डिनर हो गया। और फूड है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, ये सब हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसा लगा? सिंगुलर। और यहाँ पर ब्रेड एंड बटर को फूड लंच डिनर ब्रेकफास्ट हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ब्रेड और बटर माने 2 जो आइटम होता है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, उपलब्ध है, आप चाहिए तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेड एंड बटर ही रहने दिया, इसकी पहचान में अलग से कुछ फूड और ब्रेकफास्ट और लंच डिनर नहीं लगाया, इसलिए ये 2 अलग अलग हुए तो आर हो गए। अब इस तरह के और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में देता हूं, ताकि पूरी तरह से जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आपका क्लियर हो जाए कि असल कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल, स्टेटमेंट देखते के साथ कैसे समझ जाएंगे। ठीक है। अब आप इन्हीं एग्जांपल्स को देखिए। पहला में लिखा हुआ है हॉर्स एंड कार्ट। अब हॉर्स एंड कार्ट के साथ इज भी लगा हुआ है, वर्ब भी लगा हुआ है।
मतलब वर्ब सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है उस पर डिपेंड करता है कि आप इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं कि प्लूरल फॉर्म में। जैसे हॉर्स एंड कार्ट इज नॉट ए कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, यातायात जिसे कहते हैं, आवागमन, यातायात या आवागमन की सुविधा होती है ना, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, प्लेन, ट्रेन जो होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके लिए कह रहा है हॉर्स एंड कार्ट इज नॉट ए कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब आप बताइए, कह रहा है यातायात के लिए घोड़ा और गाड़ी और उसके साथ इज लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि घोड़ा और गाड़ी को मिला करके कोई एक ऐसा चीज बनाया होगा जिससे यातायात किया जाता है, मतलब कहीं आया जाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि हॉर्स एंड कार्ट हमारे गांव में, कुछ शहरों में भी अभी भी टांगा जिसे कहते हैं, टांगा, है ना, बग्गी, है ना, जो बसंती चलाती थी शोले मूवी में, नहीं, है ना, उसका घोड़ा का नाम धन्नो जो था। तो हॉर्स और कार्ट, टांगा, बग्गी, टमटम जिसको कहते हैं हॉर्स एंड कार्ट, घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं, है ना, इसे टमटम भी बहुत जगह कहते हैं, टमटम, और बहुत जगह घोड़ा गाड़ी। जैसे ऑक्स एंड कार्ट होता है तो हो जाएगा बैलगाड़ी, बैल वाला गाड़ी के साथ रहेगा तो बैलगाड़ी, और गाड़ी के साथ घोड़ा को जोत दिया जाए, लगा दिया जाए तो घोड़ा गाड़ी। तो अगर हम हॉर्स एंड कार्ट ही लिखते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है टांगा, बग्गी, टमटम या घोड़ा गाड़ी, तो इन दो शब्दों को, हॉर्स एंड कार्ट को लिख के मैंने दो अलग अलग नाउन नहीं बोला, मैंने वो नाउन को आपको इंडिकेट करके बताने की कोशिश की है जिसको हम टमटम कहते हैं, घोड़ा गाड़ी कहते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे यातायात की, आवागमन का, आने जाने का बात किया जा रहा है। तो जब यातायात की बात होगी, आवागमन की, कहीं से आने जाने की बात होगी, तब हॉर्स एंड कार्ट एक गाड़ी को कहा जाएगा। दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है, एक हॉर्स और दूसरा कार्ट। इसलिए यहाँ पर हॉर्स एंड कार्ट दो अलग अलग नाउन नहीं बल्कि एक गाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इज हुआ। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है हॉर्स एंड कार्ट वर बाउट ऑन डिफरेंट डेट्स, मतलब घोड़ा को और उसके साथ जो गाड़ी रहता है उसको अलग अलग तारीखों पे खरीदा गया है ना। मान लीजिए कहा कि हाँ जी मुनीम जी बिल दिखाइए, तो कब क्या खरीदे, तो दिखाइएगा कि हाँ देखिए ये 16 अक्टूबर को खरीदे, ये 20 अक्टूबर को खरीदे। तो जब अलग अलग तारीख पे आप खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपका कहने का मतलब है एक तारीख पे आपने घोड़ा खरीदा, दूसरे तारीख पे आपने गाड़ी खरीदी। तो यहाँ पे ये दोनों टमटम नहीं हुआ। टमटम खरीदते तो यहाँ वर के जगह पे वाज लिखा हुआ रहता, और वर के जगह पे वाज लिख देते तो फिर यहाँ डिफरेंट डेट्स नहीं लिखा था, गलत होता। क्योंकि जब हम टमटम खरीद रहे हैं मतलब हॉर्स एंड कार्ट खरीद रहे हैं, हॉर्स एंड कार्ट खरीद रहे हैं मतलब टमटम खरीद रहे हैं। अगर हॉर्स एंड कार्ट का कहने का मतलब टमटम होगा तो एक ही साथ न खरीदेंगे, अलग अलग डेट पे तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन यहाँ जब अलग अलग डेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एक डेट पे, एक तारीख में एक दिन घोड़ा खरीदा गया, दूसरे दिन किसी दिन गाड़ी खरीदा गया, मतलब दो चीजों के खरीदने की बात हो रही है। अब यहाँ पे हॉर्स अलग है, कार्ट अलग है, भले एंड से जुड़ा हुआ इसी के जैसा दिख रहा है दोनों, लेकिन यहाँ पे दोनों दो चीज को रिप्रेजेंट करता है, दिखा रहा है। यहाँ पे दोनों मिलकर एक चीज को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ ये सिंगुलर होगा और यहाँ पे ये प्लूरल वर लगेगा, इसके साथ वाज नहीं लगेगा। फिर है स्लो एंड स्टीडी ऑलवेज विंस द रेस, है ना। स्लो मतलब होता है धीमा और स्टीडी मतलब होता है जो एक लगातार चलते रहता है, जो कभी रुकता नहीं है। तो इसके बारे में कहता है स्लो एंड स्टीडी ऑलवेज विंस द रेस, मतलब जो धीमा होता है और जो निरंतर रहता है वो हमेशा रेस को जीतता है ना। खरगोश और कछुए वाली कहानी आपने सुनी होगी कि खरगोश क्या था, बहुत फास्ट था तो बहुत जल्दी बहुत दूर चला गया, फिर सोचा कि कछुआ तो धीरे धीरे आएगा तो रास्ते में सो गया। लेकिन कछुआ क्या था, बोला कि नहीं हमको चलते रहना है, भले ही धीरे चल रहा हूं मैं लेकिन मुझे रुकना नहीं है।
रेस तक पहुंचना है, पहले पहुंचे कि बाद में पहुंचे वो सब भगवान के हाथ में है। स्टूडेंट्स के लिए यही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन 8 घंटा 6 घंटा पढ़ लिए, एक पूरा चैप्टर बना लिए और दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन पढ़े ही नहीं। नहीं, 4 घंटा पढ़ेंगे लेकिन डेली। आप किसी भी बड़े बड़े व्यक्तियों से पूछिए, कोई भी बड़े ट्यूटर से पूछिए, कोई भी बड़े मेंटोर से पूछिए, वो आपको कहेंगे कि टॉपर्स जो होते हैं और जो नीचे रैंक वाले होते हैं, या जो सफल हो जाते हैं और जो असफल रहते हैं, पढ़ाई दोनों ने अगर बराबर तरीके से की है तो उनमें एक बड़ा एक मेजर डिफरेंस क्या होता है जानते हैं? प्रैक्टिस का। जो टॉप कर जाते हैं और जो निचली रैंकों पे रह जाते हैं, निचले रैंक्स पे रह जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा अंतर, सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है प्रैक्टिस का। आप ध्यान रखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैं चुटकियों में कर लूंगा। अगर ऐसा होता, सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी कोच रहता था ना, टीम का कोच रहता है, तो विराट कोहली को कोच की जरूरत नहीं होती है, रोहित शर्मा को कोच की जरूरत नहीं होती है। सचिन तेंदुलकर जब एकदम पूरे विश्व में अपने चरम पे थे, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, पूरा विश्व में ख्याति प्राप्त है, तो अभी भी उतने ही। लेकिन जब वो खेल रहे थे, इन फॉर्म थे, फिर भी कोच था ना उनके लिए। जो बॉलर होते हैं बुमराह, उनके लिए अभी कोच नहीं है, बॉलिंग कोच नहीं है। हर व्यक्ति को कोच की जरूरत पड़ती है। कभी भी दिमाग में ये मत रखिए कि हाँ मैं ये जानता हूं, मैं तो कर लूंगा। ये आपको ले डूबेगा। नित्य प्रतिदिन आप प्रैक्टिस पे जरूर एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह से पढ़ेंगे कि दोबारा तिबारा जब भी उसको खोलें तो बस 10 मिनट में रिवीजन हो जाए। कभी उसको छोड़िए मत, इस तरह से पढ़िए कि कहीं से भी क्वेश्चन गिरे तो उसको उठा लेंगे। ठीक है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। आप एक ही बात याद रखिए, सचिन तेंदुलकर को भी कोच का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग तो आम आदमी हैं। तो ठीक इसी तरह से सेंटेंस क्या बन रहा है? सब्जेक्ट है स्लो एंड स्टीडी, मतलब वह व्यक्ति जो धीमा तो है लेकिन उसमें कंटिन्यूटी है, निरंतर जो है, जिसमें परजिवियरेंस और पेशेंस है ना, मतलब एकदम जीवटता है कि नहीं भाई छोड़ना नहीं है। दशरथ मांझी बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला हठ जिसमें है। तो स्लो एंड स्टीडी ऑलवेज विंस द रेस। अब ऐसा तो है नहीं कि स्लो और स्टीडी नाम का दो आदमी है, ये दोनों रेस में दौड़ता है और जीत जाता है, ऐसा तो नहीं है। ये वाला सेंटेंस जो ऊपर में स्लो एंड स्टीडी के साथ लिखा हुआ है, इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो धीमा तो है लेकिन उसमें अगर निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, तो वो रेस जीतेगा। मतलब ये किसी एक वैसे व्यक्ति का, कोई भी सिंगुलर नाउन का, कोई भी सिंगुलर नाउन, लेकिन सिंगुलर नाउन का बात कर रहा है कि वैसा कोई भी व्यक्ति हो जो स्लो तो हो लेकिन स्टीडी रह गया तो वो रेस जीत जाता है। तो यहां स्लो एंड स्टीडी दो गुणों के द्वारा किसी एक वैसे व्यक्ति की बात कर रहा है कि वह व्यक्ति जिसमें ये दोनों गुण है वो रेस जीतता है। तो यहाँ स्लो एंड स्टीडी से किसी एक व्यक्ति को दिखाया गया है कि इन दो गुणों वाले जो भी व्यक्ति होंगे वो हमेशा रेस जीतते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है निचले में, स्लो एंड स्टीडी आर टू इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ विनर्स। अब यहाँ पे क्या है कर रहा है, जीतने वाले जो होते हैं, विजेता जो होते हैं, उनके ये दो प्रमुख गुण हैं। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए टू इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हमने लिखा, यहाँ पे टू को हटा देगा, टू जो लिखा हुआ इसको हटा देगा, तो क्या होगा, स्लो एंड स्टीडी आर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ विनर्स। अब यहां पे आपको देखना होगा कि आर लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ विनर्स, विजेताओं के महत्वपूर्ण गुण होते हैं क्या क्या, स्लो और स्टीडी। मतलब वो धीमा तो चलेंगे लेकिन कभी छोड़ेंगे नहीं, निरंतरता, कंटिन्यूटी उसमें रहती है। जैसे 1600 मीटर का रेस है तो पता चला कि 500 मीटर तक कोई व्यक्ति एकदम फुल स्पीड में गया और उसके बाद थक गया, हाफ गया, लेकिन कोई व्यक्ति है कि एक ही स्पीड में पूरा 1600 मीटर ऑन टाइम कवर कर लिया। ये अंतर होता है। तो यहाँ पे स्लो और स्टीडी दो अलग अलग शब्द हो गए जो दो अलग अलग गुणों को दिखा रहे हैं, इसलिए ये प्लूरल होंगे। लेकिन यहाँ स्लो एंड स्टीडी उस व्यक्ति को दिखा रहे हैं जिसमें ये गुण होता है। तो यहाँ वो इस गुण, इन दोनों गुणों से परिपूर्ण जो व्यक्ति है वो व्यक्ति हुआ यहाँ स्लो एंड स्टीडी के जगह पे, और यहाँ स्लो एंड स्टीडी अपने जगह पे खुद है। इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि स्लो और स्टीडी ही है। तो ये दो गुण हुआ तो आर हो गया। ये दोनों गुण मिला के किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हुआ, दिखाया गया, एक व्यक्ति को दिखाया गया इन दोनों गुणों के द्वारा।
रहा कि वह व्यक्ति जिसमें ये दोनों गुण है वो हमेशा रेस जीतता है, तो वहां एक व्यक्ति सब्जेक्ट बनेगा, इसलिए ये होगा सिंगुलर। विंस लिखा हुआ है ना यहाँ, विंस माने क्या हुआ V5, और V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे वर्ब हो गया सिंगुलर और यहाँ पे वर्ब लगा प्लूरल। ठीक इसी तरह से देखिए लिखा है राइस एंड करी, आप लोग हमेशा हम 2-3 चीज और जोड़ दिए, राइस करी कर्ड एंड पापड़, मतलब एकदम चावल दाल दही और पापड़। लेकिन इन चारों वस्तुओं को आप क्या कह रहे हैं, इज माय फेवरेट लंच। तो यहां पे ये चारों चार वस्तु क्या है, लंच है। समझ गए, समझ में आ रही है। जैसे एक बोरा है, एक कार्टून है, एक बक्सा है, उसमें से किताब भर दीजिए पूरा। अब बोरा बक्सा की बात करो तो कहिएगा किताबों से भरा हुआ बोरा वहां पर है। तो ए बैग फुल ऑफ बुक्स, ए बैग फुल ऑफ बुक्स इज देयर की आर देयर होगा। बुक्स भले बोरा में है, झोला में है, बैग में है, थैला में है, लेकिन क्या है, एक थैला का बात हो रहा है। सब्जेक्ट हमने किसको बनाया, ए बैग को। इसी तरह से यहां पे हम राइस करी कर्ड और पापड़ इन चारों को क्या कह रहे हैं, लंच। तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट फूड ये क्या होते हैं, सिंगुलर, इसलिए यहां पे क्या लगा, इज। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, राइस करी एंड पापड़, 3 मटेरियल 3 आइटम है, कहता हैव बीन प्रिपेयर्ड ओनली दाल इज लेफ्ट टू कुक। ठीक है, मतलब कह रहा है क्या कि चावल दाल और पापड़ तैयार हो चुका है। 3 अलग अलग मटेरियल्स की बात कर रहा है ना, इस पे कहीं पे इसको फूड या ब्रेकफास्ट, अब ये अपने मन में मत सोचिएगा कि फूड रहे चाहे नहीं रहे, ये भी तो खाया ही जाता है, खाया जाता है वो अलग बात है। इस सेंटेंस में ये 3 अलग अलग मटेरियल हुए, ये अभी एक नहीं हुआ है, लेकिन इसमें ये चारों मटेरियल एक मिल के तब क्या बनता है, लंच। हम यहां पे दिखा भले रहे हैं 4 मटेरियल, लेकिन ये चारों मटेरियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको दिखा रहा है, चारों मटेरियल का अर्थ क्या हुआ, लंच। तो लंच सिंगुलर हुआ, इसलिए यहां पे वर्ब लगा सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे चारों ये जो 3 मटेरियल्स हैं, ये तीनों अपने अपने जगह को पकड़े हुए हैं, इनका कोई अलग अर्थ नहीं है, इनका यही अर्थ है जो लिखा हुआ है, राइस करी एंड पापड़ 3 आइटम है, तीनों तैयार हो गया है, तो यहाँ हैव लगा, प्लूरल लगा इनके लिए। और कह रहा है सिर्फ दाल बचा हुआ है, तो दाल के साथ इज लगा, क्योंकि यहाँ पे इनको फूड लंच डिनर ब्रेकफास्ट नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जाए 4 आइटम। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 खिलाड़ियों का एक ग्रुप है, तो आप कहोगे कि ग्रुप रेडी है, ग्रुप ए बी सी डी में बांट दिए, तो ग्रुप ए रेडी, तो बोलेगा यस रेडी। तो आप क्या कहिएगा, ग्रुप ए इज रेडी कि ग्रुप ए आर रेडी। ग्रुप ए बोल रहे हैं 10 खिलाड़ियों का ग्रुप भले है, लेकिन आपने उनको ग्रुप कह दिया, 10 खिलाड़ी तो नहीं कह रहे हैं। शब्दों का बहुत जाल होता है, आप सेंटेंस में कौन सा शब्द लिख रहे हैं उस पर निर्भर करता है सब कुछ। ये नहीं कि आप अपने मन में खाली सोच लिया कि अरे ग्रुप कहने का मतलब 10 खिलाड़ी हुआ ना जी, 10 खिलाड़ी हुआ तो आपके मन में ना हुआ, लेकिन पेपर पे आप क्या लिख रहे हैं, ग्रुप, तो ग्रुप सिंगुलर होता है। क्लियर है बात। तो हम लिखेंगे ग्रुप ए इज रेडी, लेकिन कहेंगे ये 10 खिलाड़ी तैयार है, ग्रुप ए की तरफ इशारा करके कहेंगे ये 10 खिलाड़ी तैयार है, तब कहेंगे दिस 10 प्लेयर्स आर रेडी, वही ग्रुप का बात हुआ। लेकिन अभी हमने सारे खिलाड़ियों को सब्जेक्ट बना दिया तो प्लूरल हो गया, और उस समय हमने सारे खिलाड़ी को एक करके ग्रुप शब्द से उसको संबोधित किया, तो ग्रुप सिंगुलर होता है, ग्रुप्स प्लूरल होता है। ग्रुप लिखा हमने तो सिंगुलर हुआ। ठीक इसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पे राइस करी कर्ड एंड पापड़ के साथ इज लिखा गया, क्यों, क्योंकि इसको हमने क्या कहा, लंच, लेकिन यहाँ पे कहा गया है राइस करी एंड पापड़ हैव बीन प्रिपेयर्ड, मतलब ये तीनों आइटम तैयार हो गए हैं और चौथा दाल अभी बनने के लिए बचा हुआ है। ठीक, और फिर आखिरी एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ वंस लाइफ। किसी के भी जीवन का बेस्ट पॉलिसी, तो बेस्ट पॉलिसी मतलब जो ईमानदारी और सच्चाई, ईमानदारी और सच्चाई किसी के भी जीवन का जो गुण होता है ना, जो नियम होता है, सिस्टम, जो रास्ता होता है कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे मैं चल रहा हूं,
तो ईमानदारी और सच्चाई दो अलग अलग लोग नहीं ना कि उनका अपना अपना रोड बना हुआ है और उन्हीं के रोड पे हम टोल टैक्स देके जा रहे हैं, ऐसा तो बात नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने का मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति की बात हुई जो अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देता है, कभी भी झूठ और बेईमानी का सहारा नहीं लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ वंस लाइफ। किसी के भी जीवन का ये सबसे बेहतरीन नियम कानून होता है, पॉलिसी होता है, ठीक है ना, गुण होता है। लेकिन कहेगा ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ए स्टूडेंट। किसी भी विद्यार्थी के महत्वपूर्ण गुण है। तो अब जब गुण को गुण के जैसा दिखा रहा है तब क्या हुआ, ट्रूथ एक गुण हो गया और ऑनेस्टी दूसरा गुण हो गया, तो दो गुणों की बात हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर हुआ। क्लियर है। तो ये आखिरी एक्सेप्शन था कि दो या दो से ज्यादा शब्द एंड से जुड़े रहेंगे, दो या दो से ज्यादा शब्द एंड से जुड़े रहेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल होंगे, सिंगुलर भी हो सकते हैं। ये चौथा एक्सेप्शन दिखाया हमने आपको। इससे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल ए एन का यूज, पोसेसिव एडजेक्टिव माई हिज हर का यूज। तो चारों कंडीशंस पे अभी अगले स्लाइड में, अभी तो ये वीडियो का टाइम हो गया, अगले नेक्स्ट वीडियो जो होता है उसमें हम लोग इस पे क्वेश्चन पहले लिखते हैं। पहले 10 क्वेश्चन लिखूंगा, 10 को आप देखिएगा, जवाब दीजिएगा, और सामने का ही मैं मतलब 1-2 मिनट का समय आपके लिए रहेगा, आप जवाब दीजिएगा, वीडियो को रोक के फिर प्ले कीजिएगा तो मेरा आंसर सामने आएगा साथ में आपका। तो पहले इस पे 10 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे सारे रूल्स पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आई होप कि ये पूरा समझ में, चौथा कंडीशन जो हमने आपको बताया अभी, ये पूरा आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से फायदा होता है, आपको लगता है कि नहीं अच्छा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें। आपको अच्छा लगता है तो और लोगों को बताएं, और लोगों को इसके बारे में जानकारी दें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।